प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को पार्ट 2 के जो भी हेडिंग्स थी उनको हमने आप लोगों को बता करके उस पार्ट को समाप्त किया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग एक नए पाठ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। ठीक है, तो पाठ का नाम है हमारा सदिश विश्लेषण। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को विमीय विश्लेषण के बारे में बताया था। वेक्टर एनालिसिस है ये नया पार्ट सदिश विश्लेषण। ठीक है ना, वो डायमेंशनल एनालिसिस था। वहाँ पे हमने बीमा के बारे में सभी जानकारियाँ आप लोगों को बताई हैं। यदि आप लोग उस लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी हेडिंग, इसमें हम लोग जो भी महत्वपूर्ण हेडिंग्स हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद फिर आगे की दिशा में बढ़ेंगे। तो सदिश विश्लेषण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। सदिश विश्लेषण में पहली हेडिंग आपकी आएगी सबसे पहले सदिश राशियाँ। सबसे पहली हेडिंग है सदिश राशियाँ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे ज़रा समझिएगा, ये ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, ठीक है, वेग, त्वरण, बल, इस तरीके के तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। ओके, तो ये सभी जो भौतिक राशियाँ हैं इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए ये सभी राशियाँ क्या कहलाएंगी? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। बाद जो हमारी नई हेडिंग आती है वो है अदिश राशियाँ। और अदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपकी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, इस दूरी भी है, दूरी आपकी अदिश राशि है। तो ये जो भौतिक राशियाँ हैं इस प्रकार की, ये सभी क्या कहलाती हैं बच्चों? अदिश राशियाँ कहलाती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ओके, उसके बाद हमारी जो नई हेडिंग आएगी उस हेडिंग का नाम है सदिश राशियों के प्रकार। ठीक है, तो हम लोग सदिश राशियों के प्रकार की चर्चा करेंगे। हेडिंग है आपकी सदिश राशियों के प्रकार। ठीक है, सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली जो आपकी सदिश राशि है वो होती है रैखिक सदिश राशि। ठीक है, या इसी को हम लोग रैखिक वेक्टर कहते हैं। दूसरा सदिश आपका होता है अक्षीय सदिश। ठीक है, अक्षीय सदिश। ये जो आपका ध्रुवीय रैखिक सदिश होता है बच्चों, ये ऐसे सदिश होते हैं जो कि किसी रेखा के अनुदिश होते हैं। ऐसे सदिश जो कि किसी रेखा के अनुदिश होते हैं वो आपके रैखिक सदिश कहलाते हैं। और जो किसी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होते हैं, किसी भी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होते हैं, वो आपके अक्षीय सदिश कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो रेखा के अनुदिश वाले सदिश हैं ये सभी, इसको हम लोग इस तरीके से तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे बल हो गया आपका, ठीक है,
और बेग हो गया, इस तरीके के जो भी सदिश हैं वो आपके रैखिक सदिश कहलाएंगे। कहने का मतलब एक तरफ से हम लोग बल या कोई भी चीज़ है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दूसरी तरफ वो गतिमान होगा। जबकि जो घूर्णन सदिश है, घूर्णन अक्ष है, यानी कि अच्छी सदिश है जो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है, वहाँ पे हम लोग पहले घूर्णन गति कराएंगे और घूर्णन गति होने के बाद उसका जो घूर्णन अक्ष होगा बच्चों, उसके घूर्णन अक्ष के दिशा में हो सकता है। कहने का मतलब ये ऐसा सदिश है जो कि किसी भी घूर्णन गति में घूर्णन अक्ष जो होते हैं उसके अनुदिश होता है। उस प्रकार के सदिश को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। जैसे कोणीय बेग जो है आपका अक्षीय सदिश है, कोणीय संवेग आपका अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश का मतलब जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष से मतलब हम लोग पहचानेंगे घूर्णन अक्ष की हिसाब से हम लोग अगर उसकी दिशा को जानते हैं, पहचानेंगे उसकी दिशा को, तो वही जो आपका सदिश बनेगा अक्षीय सदिश हो जाएगा। और जो रेखीय सदिश है वो किसी रेखा के अनुदिश प्रदर्शित होगा। जैसे हम लोग यहाँ से बल देख सकते हैं, विस्थापन बता सकते हैं, वेग हो सकता है। इस प्रकार की तमाम भौतिक राशियाँ हैं जो कि सदिश राशियाँ हैं जो कि रैखिक सदिश के अनुदिश आती हैं। दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। रैखिक सदिश इस प्रकार के सदिश होते हैं जो कि एक रेखा के अनुदिश होंगे और उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनकी जो दिशा होती है उस रेखीय दिशा में होती है जहाँ पे वर्क होता रहेगा। मतलब जिस दिशा में हम लोग उसको अप्लाई करेंगे उसी दिशा में एक सीधी रेखा के अनुदिश होगा उसकी दिशा। तो इस प्रकार के सदिश को रैखिक सदिश कहेंगे। और जो अक्षीय सदिश होगा वो घूर्णन अक्ष की दिशा में होगा, घूर्णन अक्ष के ऊपर हो सकता है, घूर्णन अक्ष से नीचे की दिशा में हो सकता है। और इस प्रकार की जो राशि के उदाहरण हैं वो आपके क्या हैं, कोणीय बेग हैं, कोणीय संवेग है। इस तरीके के घूर्णन अक्ष में जो भी सदिश आपके बनेंगे घूर्णन गति में, वो सभी आपके क्या होंगे, अक्षीय सदिश होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे, फिर आगे हम लोग सदिशों के योग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी सदिश से संबंधित, सदिश या सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सदिशों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, इन परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं ज़रा। सदिशों से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसमें सबसे पहली जो परिभाषा आती है वो आपकी आती है समान सदिश की। ठीक है, आपकी जो पहली परिभाषा है वो क्या है, समान सदिश की है। और जो समान सदिश हैं इसको हम लोग इक्वल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं जरा इसको देख लेते हैं। ये ऐसे सदिश होते हैं जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं, वो समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनके दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो सदिश ए और बी कुछ इस प्रकार से हैं जिनके परिमाण उतने ही हैं, जितना परिमाण ए का है उतना बी का भी है, और जो ए की दिशा है वही बी की भी दिशा है। तो इस प्रकार के सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, समान सदिश बोलेंगे। कहने का मतलब वेक्टर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर बी के। बात समझ में आ रही है। ऐसे सदिश जिनके दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, इन प्रकार के सदिशों को समान सदिश कहते हैं। और इसको इक्वल से प्रदर्शित करते हैं, समान यानी बराबर लगा के प्रदर्शित करना है। दूसरा आपका हो जाएगा विपरीत सदिश। विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर हैं बच्चों। विपरीत सदिश में जरा समझिए कि क्या है। ये ऐसे सदिश होते हैं, यानी कि ऐसे सदिश
जिनके परिमाण तो समान होंगे, यानी कि जितना परिमाण पहले का होगा वही उतना परिमाण दूसरे का भी होगा, लेकिन दोनों की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग होंगी। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए इस दिशा में है, वेक्टर बी दूसरी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, लेकिन दोनों सदिशों का जो परिमाण है वो समान है, इसलिए ये जो दोनों सदिश हैं वो विपरीत सदिश कहलाएंगे और इसको हम लोग वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस लगने का मतलब ये है दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं और बराबर लगने का मतलब ये है दोनों का परिमाण समान है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमने आपको बताया ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान होंगे परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं उनको क्या कहते हैं? विपरीत सदिश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा बनेगा एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण एक होता है। ऐसे सदिश जिन किसी भी सदिशों का परिमाण एक आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं। और इन प्रकार के सदिशों को कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके का चिन्ह, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए आपका एकांक सदिश है, तो इस एकांक सदिश को हम लोग एक कैप द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। मतलब ए कैप अगर कोई एकांक सदिश है तो वो बराबर होगा वेक्टर ए में वेक्टर ए के परिमाण से भाग देने पर जो सदिश हमें प्राप्त होगा वही सदिश आपका क्या कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी तीन परिभाषाएं हुई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आगे बढ़ेंगे। अगली जो हमारी चौथी परिभाषा है वो है लंब कोणिक एकांक सदिश की। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फोर्थ नंबर। फोर्थ में है लंब कोणिक एकांक सदिश। ठीक है, लंब कोणिक एकांक सदिश। आइए इसको समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं लंब कोणिक जो अक्ष हैं वो तीन अक्ष होते हैं। एक आपका होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष और तीसरा आपका होता है जेड अक्ष। और जेड अक्ष आपको देखने में तो इस तरीके से लग रहा है, लेकिन इसकी दिशा ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, ये एक्स है, इस तरीके से क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष हो गई, एकदम ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष हो गई, और इन्हीं दोनों के लंबवत, यानी कि इस मार्कर के तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, इन्हीं दोनों के लंबवत बाहर की ओर जो दिशा बनेगी वो आपकी जेड अक्ष होगी। चूँकि जो आपका बोर्ड है वो दो बिमी है, यानी 2 डायमेंशनल है, इसलिए इस पर जेड अक्ष बनाना मुमकिन नहीं है, जिसके कारण इस तरीके से यहाँ पे दर्शा दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये तीन प्रकार के अक्ष हैं, लंब कोणिक अक्ष होते हैं। कहने का मतलब इन सभी अक्षों के बीच जो बनने वाला कोण है वो 90 अंश होता है। किन्हीं भी दो क्रमागत अक्षों के बीच बनने वाला कोण सदैव क्या होगा? 90 अंश होगा। सभी लंबवत होंगे। तो एक्स अक्ष की दिशा में हम लोग आई कैप से प्रदर्शित करते हैं, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप से और जेड अक्ष की दिशा में के कैप से प्रदर्शित करते हैं एकांक सदिशों को। यही जो आपके एकांक सदिश होंगे, ये जो आपके एकांक सदिश हैं ये सभी लंबवत होते हैं और इन लंबवत सदिश हैं और साथ ही साथ एकांक परिमाण के हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लंब कोणिक एकांक सदिश। समझ रहे हैं? मतलब लंब कोणिक एकांक अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश तीन एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। इन सदिशों को हम लोग लंब कोणिक एकांक सदिश कहते हैं और इन सभी का जो परिमाण होता है वो कितना होता है बच्चों? एक होता है, क्योंकि एकांक सदिश हैं, इन सभी का परिमाण कितना होगा? एक ही होगा। ठीक है,
उसके बाद आपका 5th नंबर आता है शून्य सदिश। इसके बाद आपका है शून्य सदिश, नाम से ही स्पष्ट है, जीरो वेक्टर है। ये कैसे सदिश होगा? ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होगा? परिमाण शून्य होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश जिनके परिमाण शून्य होते हैं शून्य सदिश कहलाते हैं। इसको जीरो वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शून्य सदिश में हमने आपको बताया ऐसे सदिश जिनके जो परिमाण है वो शून्य होंगे वो आपके शून्य सदिश कहलाते हैं, उनको जीरो वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, इनको आप लोग देखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कुछ भी हेडिंग्स वहाँ पे आएंगे उसको हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं, तो जिससे आगे हमें कोई भी समस्या ना हो। तो आइए आगे देख लेते हैं। आगे की जो हमारी हेडिंग है वो है सदिशों का योग। ठीक है, हेडिंग है आपकी सदिशों का योग। और सदिशों के योग से पहले हम आप लोगों को बता दें, सदिशों का निरूपण जो है यहाँ पे अच्छी सदिश नहीं देखने को मिलेंगे, वही रेखीय सदिश ही देखने को मिलेंगे। अच्छी सदिश आप लोगों को अभी घूर्णनगति पढ़ाया जाएगा आगे, वहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका योग या अंतर किसी भी प्रकार का नहीं करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे रेखीय सदिश की बात करेंगे। तो रेखीय सदिश हमेशा एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो तीर की जो अग्र दिशा होगी वही सदिश की दिशा होगी, और जो ये पीछे वाला भाग है वो उसकी विपरीत दिशा होती है। बात समझ रहे हैं? अग्र दिशा ये है और ये पीछे की जो दिशा है वो पश्च दिशा है। इसको तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं सदिशों का योग हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं सदिशों का योग। सदिशों का योग। सदिशों के योग की जो पहली विधि है वो आपकी ज्यामितीय विधि है, और दूसरी जो विधि है यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। पहली जो विधि है वो आपकी ज्यामितीय विधि है। पहली विधि क्या है? ज्यामितीय विधि है, और दूसरी जो विधि है वो आपकी है गणितीय विधि। ठीक है, पहली विधि है आपकी ज्यामितीय विधि और दूसरी क्या है? गणितीय विधि है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ज्यामितीय विधि को पहले देखेंगे, उसके बाद गणितीय विधि की चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। जो हमारी जो ज्यामितीय विधि है उस विधि को आप लोग समझिएगा। मान लीजिए दो सदिश हैं कुछ इस प्रकार से, एक वेक्टर ए है और दूसरा कुछ इस प्रकार से दूसरा सदिश वेक्टर बी है। ठीक है, मान लेते हैं दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे इस तरीके से दिए गए हैं। इन्हीं दोनों सदिशों को हमें ज्यामितीय विधि से जोड़ करके इनका परिणामी बताना है। ठीक है, तो इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम लोग एकदम सामान्य सी विधि अपनाएंगे। सबसे पहले दिए हुए सदिश वेक्टर ए के बराबर लंबाई का एक सदिश बना लेते हैं, यहाँ पे वेक्टर ए लिख देते हैं। उसके बाद इसी सदिश के अग्रभाग से यानी कि बाणाग्र वाले भाग से दूसरे सदिश, इसको हम लोग कहते हैं अग्रसिरा। ठीक है, या इसको सिर कहते हैं, इसको पुच्छ कहते हैं। तो वेक्टर ए के या पहले सदिश ए के पुच्छ को दूसरे सिर को दूसरे सदिश बी के पुच्छ से जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ए का जो हेड है बी के टेल से जोड़ देना है, ये यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे ए में बी को अगर जोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग ए को बना लेंगे, उसके बाद ए के सिर से बी की पुच्छ को ला के जोड़ देना है। उसके पश्चात वेक्टर ए की पुच्छ को वेक्टर बी या दूसरे सदिश के सिर से जोड़ दिया जाता है। यही जो हमें प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है? परिणामी सदिश होता है। और इस परिणामी सदिश का जो मान है दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है इसका जो परिणामी सदिश वेक्टर आर होता है वो
दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे जो भी होगा उसको देखेंगे। ज्यामितीय विधि में हमने आप लोगों को बताया, ये जो बताया जा रहा है उसको आप लोगों को लिखते हुए चलना है। इसमें लिखना ये है, यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी निम्न प्रकार से दिए गए हों और इनका योग करना हो, तो इन दोनों सदिशों का योग करते समय सदिश ए के सिर को दूसरे सदिश बी के पुच्छ से जोड़ देते हैं। उसके पश्चात सदिश ए की पुच्छ को सदिश बी के सिर से जोड़ दिया जाता है। ये जो जोड़ने के पश्चात नया सदिश प्राप्त होता है, यही ए और बी का परिणामी होता है, और ए और बी का परिणामी सदिश वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िएगा। बाकी की जो नेक्स्ट हेडिंग है गणितीय विधि, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और बाकी की जो भी हेडिंग्स होंगी उनको भी अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।